पूंजी कभी भी अनलिमिटेड नहीं होती है। बड़े से बड़ा हो, छोटी से छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, कैपिटल हमेशा ही लिमिटेड होता है। उस लिमिटेड कैपिटल को कैसे यूज किया जाए, लिमिटेड पूंजी को कैसे उपयोग में लाया जाए, वो होता है परिवार के मुखिया का विजडम। अब मान लो उदाहरण के तौर पे किसी एक परिवार में अचानक 10 लाख रुपए की पूंजी आई, कहीं से भी आई। वो परिवार के मुखिया ने बड़ी सी पार्टी, सारे परिवार, सारे आसपास के लोगों को, आ जाओ भाई, गांव के सब लोग आ जाओ, लापसी, चूरमा, बाटी, कड़ी खिलाया और उड़ गए पैसे जितने थे, 10 लाख के 10 लाख। अच्छे खासे ढोल नगाड़े बजा दिए और एक दिन की चांदनी हो गई, बाकी फिर वापस वैसे की वैसे। एक दूसरा परिवार है उसके सामने जो 10 लाख रुपए जो आए उसको किसी न किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट में लगाता है। कमाई होती है, 2 पैसे कमाई होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इंसान स्टेबल होता है और ग्रोथ आती है तो और कुछ कर सकता है। दोनों में फर्क आपने देखा, एक ने जितना भी पैसा था वो एक तरीके से कंजम्पशन में उड़ा दिया, दूसरे ने इन्वेस्टमेंट किया। यही फर्क रहा पश्चिमी देशों के कोविड मैनेजमेंट में और हिंदुस्तान के कोविड मैनेजमेंट में। पश्चिमी देशों ने अपने पुरखों की कमाई हुई पूंजी को भी एक ही समय में, एक ही झटका लगा, जिस झटके में उन्होंने जम के कंजम्पशन में उड़ाया। मतलब एक एक जगह तो ऐसा भी हुआ कि एक महीने में 120 बिलियन डॉलर के नोट छापे गए और बांटे गए। 120 बिलियन डॉलर का हिसाब समझो आप, 120 गुणा 8, 12 96, मतलब महीने के 9 लाख करोड़ के आसपास का एक साथ 96,000 करोड़ रुपीस का, 1 लाख करोड़ के आसपास का महीने के महीने ऐसे बांट बांट के चेक भेजे गए। जब लोगों के पास ऐसा आता है पैसा चेक से, बिना मेहनत का, किसी ने क्या किया, किसी ने उसको कैसे उड़ाया, लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, काम करना बंद कर दिया कि अरे क्या है, सरकार पैसे दे रही है, क्या करना काम करके। वो सोसाइटी में जहां पे 2% की महंगाई भी, 2% का इन्फ्लेशन भी कभी कोई नहीं जानता था 40-40 वर्षों से, मैं नाम नहीं लूंगा किसी देश का, उन देशों में 10%, 12%, 24%, 18% के इन्फ्लेशन हुए। फ्री में पैसा आ रहा है, काम नहीं कर रहा है कोई, जस्ट जाके एक ही सामान है, उस सामान को 10 लोग खरीदना चाहते हैं। और सोसाइटी में अलग तरह की प्रॉब्लम्स आई और जो पूंजी थी वो पूंजी एकदम फिनिश हो गई। 2-2 जनरेशन से जो कमाई हुई पूंजी थी वो पूंजी एकदम फिनिश हो गई। इसके विपरीत मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा कि मेरे जो गरीब से गरीब तबका है उसको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में प्रत्येक महीने अनाज घर तक पहुंचाना, राशन घर तक पहुंचाना, 80 करोड़ लोगों को। क्योंकि मोदी जी ने प्रण लिया, संकल्प लिया कि कैसा ही भयंकर कोविड आया है लेकिन मेरे देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने सीधा प्रण लिया। फिर जो वैक्सीन अपने देश में बनी थी, उसी वैक्सीन को सबको फ्री में 2 डोज, बूस्टर डोज, सबके सब, कहीं कोई कमी नहीं। इन सब चीजों पे पूंजी लगाई और बाकी पूंजी का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। ये जो इन्वेस्टमेंट किया, पहले 3-3.25 लाख करोड़ का साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता था, उसको बढ़ाया, 4 लाख पे लाए, 5.5 लाख पे लाए, 7.5 लाख पे लाए और अब 10 लाख पे लाए। आज उसके रिजल्ट आप देखोगे, अगर आज जो पहले महीने के करीब 6 लाख के आसपास फॉर्मल जॉब क्रिएट होते थे, नए रोजगार के जो अवसर क्रिएट होते थे साल के करीब 70 लाख के आसपास कोविड से पहले, आज कोविड के बाद में प्रधानमंत्री जी की इस नीति के कारण
करीब करीब साल के 1.5 करोड़ के आसपास नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। ये जो फॉर्मल है, मैं कह रहा हूं फॉर्मल है, जिसका ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन है, ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन है, वो उसके अलावा जो इनफॉर्मल है वो अलग है। इसके ऊपर इनफॉर्मल इसके ऊपर है जिसका मेजरमेंट नहीं है। ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो कि मेजर। आप में से कोई इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? कौन सी इंडस्ट्री अपनी? हैवी इंडस्ट्रीज कौन सी? स्टील पावर। आपके यहां डिमांड बढ़ी, सिग्निफिकेंट बढ़ी? और कोई इंडस्ट्री से जुड़े हैं आप? रियल एस्टेट। कोई डिमांड में कोई फर्क दिखा आपको? काफी फर्क है। और कोई? आप? मेडिसिन डिमांड, मेडिसिन का डिमांड तो चलो अपने। तो एक ओवरऑल देश भर में करीब करीब हर जगह नए प्रोजेक्ट्स आने लगे, नए इन्वेस्टमेंट्स आने लगे, और एक रोजगार की जो साइकिल होती है, एम्प्लॉयमेंट की जो साइकिल होती है, वो साइकिल चालू हुई। मैं आपको पर्सनली, मैं कीप द पॉलिटिक्स असाइड, पर्सनली मैं आपको बताता हूं, कम से कम 25-30 से ज्यादा लोग, अच्छे मिड और साइज के कंपनीज के लोग, मतलब बोल रहे हैं आज की हमको जैसा चाहिए व्यक्ति, वैसे व्यक्ति मिल नहीं रहे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल आर सेइंग। फिर जो टोटली अनस्किल्ड कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जहां पे मनरेगा की तरफ जाना पड़ता था, क्योंकि दूसरा रोजगार का कोई अवसर कई बार नहीं मिल पाता था, वो लोग मनरेगा से निकल के ऑर्गेनाइज्ड काम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस साइकिल को जब इसका सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर इंपैक्ट दिखने लगता है, तब ये साल के 2 करोड़ के आसपास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। तो इस तरह से कोविड के एक हैंडलिंग थी दुनिया के ऐसे देश जो कि बहुत समृद्ध हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत विकसित है, लेकिन उन लोगों ने कंजम्पशन फोकस रखा। हमारे भी एक नोबेल लॉरिएट जो पुराने फेमस है, जो अब तो इकोनॉमिस्ट से ज्यादा पॉलिटिशियन ज्यादा हो गए हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो भी कुछ ऐसे ही कहते थे कि नोट छापो और बांटो, ऐसा ही कहते थे। वो अगर ऐसा हम करते, हमारी हालत भी वही होती जो आज उन समृद्ध देशों की हुई है। इसके बदले मोदी जी ने जो संयम रखा, जो विजडम रखा, उस विजडम के साथ जो काम किया, उसके कारण देश आज एक, कोई भी अगर हम देखें, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा इकोनॉमिस्ट, हर कोई कहता है in a world which is uncertain, which is having dark clouds everywhere, India has emerged as the bright spot in this world. ये होता है जमीनी सच्चाई को समझने का एक विजडम, ऐसा जो विजडम पीएचडी करने से नहीं आता है। एक पीएचडी वाले भी थे हमारे, पीएचडी वाले थे जब देश की नेतृत्व संभालते थे, अटल जी ने उनको हिंदुस्तान दिया जो 10वें रैंक पे था दुनिया में, 12वें या 13वें से लेके 10वें पे लेके आए थे अटल जी। 2004 में था 10वां। अब आप गेस करो 2014 में क्या रैंक रही? गेस करो 2014 में हिंदुस्तान की क्या रैंक थी जीडीपी की? वही 10वीं। 10 से 10, टस से मस नहीं किया। मोदी जी ने संभाली जिम्मेदारी 2014 में, 10वें से लिया, और आज है हम 5वें पे। और कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जिस तरीके से काम चल रहा है, पीएम साहब की 3rd टर्म में 3रे नंबर पे होंगे। ये विजडम, ये इकोनॉमिक पॉलिसी, ये इकोनॉमी को हैंडल करने का तरीका, ये होता है जमीनी सच्चाइयों को समझ के काम करने का तरीका। तो साथियों, मैंने पहला विषय आपके सामने रखा। अब मैं आपके सामने दूसरा विषय रखूंगा कि केवल इकोनॉमिक ग्रोथ सब कुछ नहीं होती। जब तक समाज का गरीब से गरीब तबका, समाज का कमजोर से कमजोर वर्ग उस इकोनॉमिक बेनिफिट को अपनी जिंदगी में महसूस न करे, तब तक उस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मीनिंग नहीं है।
और ये संभव हो पाता है जब एक नेतृत्व संवेदनशीलता के साथ अपने हृदय में गरीब व्यक्ति को, सामान्य परिवार को, ग्रामीण क्षेत्र के एक व्यक्ति को, आदिवासी क्षेत्र के एक परिवार को अपने हृदय में रख के अपनी पॉलिसीज को बनाता है। उस सोच के परिणाम से जो सेफ्टी नेट बनता है वो एक रियल सेफ्टी नेट है। मैं एक साधारण परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति हूं। आप में से बहुत लोग होंगे इस तरह से जो कि अपना बचपन अगर याद करें, सबसे बड़ी समस्या आती थी हमारे सामने हेल्थ केयर की। सबसे बड़ी समस्या आती थी कि अगर बड़ी बीमारी आ गई तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता था, पूरा परिवार कर्जे में डूब जाता था, पूरे परिवार को फिर उभरने में शायद कई बार एक एक जनरेशन लग जाती थी, दो दो जनरेशन लग जाती थी। इसीलिए मोदी जी ने सबसे पहले हेल्थ केयर के लिए किया। हालांकि उससे पहले पूरी व्यवस्था की, जनधन अकाउंट लाए जिससे कि लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा पहुंचाया जा सके, मोबाइल फोन को एकदम विस्तृत किया जिससे कि डेटा का उपयोग करके डिजिटल इंडिया के माध्यम से सारी सुविधाएं पहुंचा सके, गैस के चूल्हे दिए, गैस के सिलेंडर दिए जिससे कि महिलाओं को एक बहुत पुरानी जो समस्या है उस समस्या से निजात मिले, टॉयलेट्स बनाए जिससे कि टॉयलेट बनाने में देश के प्रधानमंत्री लाल किले से सैनिटरी पैड की और टॉयलेट की बात करें, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। लोग कहते थे अरे प्रधानमंत्री जी किस तरह से, मतलब लोग कहते लाल किले से कैसे बोलेंगे भाई ये सब चीज। लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में जो विराजमान है वो है भारत के साधारण परिवार का चित्र। साधारण परिवार को वो भगवान राम समझते हैं, साधारण परिवार को वो अपना आराध्य समझते हैं। इसलिए वो जो कुछ भी करते हैं उनकी हर स्कीम में भारत के साधारण परिवार को उन्होंने सर्वोच्च दर्जा देके काम किया। ये सारी जो स्कीमें बनी है, ये स्कीमें कोई किसी पीएचडी स्कॉलर के बनाई हुई नहीं है, ये उस संवेदनशील व्यक्तित्व का मूर्त रूप देने का प्रयास है जिसमें कि गांव में पक्का घर हो, हर घर में टॉयलेट हो, हर घर के पास बिजली पहुंचे, और ऐसा भागीरथी प्रयास लिया हर घर तक नल से जल पहुंचाने का। मैं आपको बताऊं, हम लोग जब गांव में अपना बचपन में कोई हैंडपंप दे देता था तो हम सोचते थे कि यार 10 साल तक इसी को वोट देंगे हम। एक एमपी साहब के पास किसी तरह से पहुंच के या एमएलए साहब के पास किसी तरह से पहुंच के हैंडपंप सैंक्शन करवा लेते थे। लगता था कि ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा हमारा, मेरे पिताजी जब सरपंच बने तो लगा कि अरे गांव में 10 हैंडपंप हो जाएंगे, ऐसे सोचते थे, ये एक सबसे बड़ा उपलब्धि मानते थे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पाइप से, नल से घर में जल आ सकता है गांव में, वो तो अरे बड़े शहरों की बातें भाई, ऐसे सोचते थे। आज का नेतृत्व उस तबके को भी, समाज की उस श्रेणी को भी, समाज के उस वर्ग को भी वही सुविधाएं देना चाहता है जो बड़े बड़े शहरों में। ये छोटी बात नहीं है, इसको आप अंदाजा लगाओ, जब हर घर नल से जल का कार्यक्रम बना, आप अंदाजा लगाओ कितना इंटरनली लोगों ने सोचा होगा कि इतना बड़ा ऐसा प्रयास, इतनी मेहनत कौन कर पाएगा। लेकिन आज, अभी थोड़ी देर पहले गजेंद्र भाई साहब अभी आके गए, जिस तेजी से गांव में हर घर नल से जल की पहुंच हो रही है, अगले 3-4 वर्षों के अंदर गांवों से आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं वो वाकई समृद्ध समाज वो है जिस समृद्ध समाज में बच्चों की मृत्यु दर आईएमआर कम हो, जिसमें माताओं की मृत्यु दर कम हो, जिसमें बेटियां पढ़े, जिसमें ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें
जिस व्यक्ति की जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी का उसको काम मिले, और उस काम को करने के लिए जो उसको स्किल सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, वो एजुकेशन सिस्टम से उसको वो ट्रेनिंग मिले। वो होती है वाकई समृद्ध समाज। उस समाज का निर्माण करने में मोदी जी लगे हुए। विपक्ष बहुत बार बोलता है कि ये तो किन के लिए है, वो सब बातें विपक्ष के कहने की बातें हैं। जिन्होंने भी क्लोजली पिछले 9 वर्षों का अकाउंट देखा है, वो धड़ल्ले से मेरे साथ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि मोदी जी की एक एक पॉलिसी, एक एक पाई गरीब की भलाई के लिए लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं। यह समाज के निर्माण का यज्ञ है। मैं तीसरे विषय पे आऊंगा। तीसरा विषय है टेक्नोलॉजी का उपयोग। कोई भी देश, चाहे हम अपना इतिहास उठाएं, चाहे देश दुनिया के दूसरे देशों का इतिहास उठाएं, कोई भी देश या कोई भी समाज जब तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता है, जब तक टेक्नोलॉजी को ग्रहण नहीं करता है, जब तक टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करता है, आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे उस जमाने में जाइए जब चक्के का आविष्कार हुआ होगा, 50-60 हजार साल पहले, 40 हजार साल पहले। चाहे उस जमाने में जाइए जब नई नई मशीनें आई थी। चाहे उस जमाने में जाइए जब पहली बार कंप्यूटर आए थे। चाहे आज के जमाने में देखिए, जब तक कोई देश अपने नागरिकों को तैयार करके टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक वो डेवलप नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता। मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को रैपिडली अडॉप्ट किया और देश में एक ऐसा कॉन्फिडेंस लाए जिस कॉन्फिडेंस से हम अपनी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सके, डेवलप कर सके, डिपेंडेंट नहीं रहे किसी के ऊपर, आत्मनिर्भर बने। डिपेंडेंट नहीं रहे कि भाई कोई पश्चिमी देश हमको टेक्नोलॉजी देगा तो हमारे पास आएगी टेक्नोलॉजी। नहीं, हम खुद डेवलप कर सकते हैं, हम खुद डेवलप करेंगे और करके दिखाया। कई एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। एक उदाहरण है वंदे भारत ट्रेन। आप में से कितने लोग ट्रेवल किए वंदे भारत से? वीडियो तो देखा ही होगा करीब करीब। अभी मुझे बहन रुबिका दिखा रही थी कुछ बच्चे जो कि सेल्फी ले रहे थे ट्रेन के साथ। ट्रेन के साथ सेल्फी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा वो फोटो मुझे भेजना जरूर। ट्रेन के साथ कोई सेल्फी लेता है? लेकिन देखो आज जहां देखो, एक मुझे याद है कहां पे वंदे भारत लॉन्च हुई थी, तब एक नौजवान आया और उसने ट्रेन को ऐसे प्रणाम करके, सिर जैसे रथ जाता है तो रथ को प्रणाम करके, वैसे ही एक लोगों के मन में वो भावना है। और उस टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने खुद ने डिजाइन किया। आज सेमीकंडक्टर हिंदुस्तान में बनने लग रहे हैं। डिफेंस के बड़ी बड़ी जो ताकतवर ऐसी चीजें, अभी पिछले 15 अगस्त को जिन तोप से 15 अगस्त के सल्यूट हुआ, गन सल्यूट हुआ, वो तोपें हिंदुस्तान में बनी है। जिस कारण से हम लोग पीछे रहे कई सदियों तक, वो कारण था हमने अपनी संस्कृति को एक तरीके से, कुछ अंग्रेजों के प्रभाव में, कुछ उससे पहले के प्रभाव में, हमने अपनी संस्कृति को एक तरीके से भुला दिया था। और दूसरा, हमारी संस्कृति में टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वैदिक गणित किसी ने अगर पढ़ी हो तो वो जान सकेगा कि 1 सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन कर ले, 1 सेकंड में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आंसर निकाल ले कैलकुलेटर से पहले। मैंने पढ़ी वैदिक गणित। वो जो हमारी परंपरा थी, जिस परंपरा में हमने साइंस को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाया था, उस परंपरा को कई सदियों तक हम लोग भूल गए थे या हमें भुला दिया गया था। जो हिंदुस्तान की जो गिनती का तरीका था, उस तरीके को अरब के लोग लेके गए पश्चिम में, यूरोप में अरेबिक न्यूमरल कहलाने लगे और हमने मान लिया कि ये तो अरेबिक न्यूमरल है। अरे भाई, हिंदू न्यूमरल है वो। उस हिंदू न्यूमरल को अरब के व्यापारी यूरोप ले गए
तो क्या वो अरेबिक न्यूमरल हो गए? वो तो यूरोप को तो गिनना ही नहीं आता था, उनको तो 50 तक गिनने के लिए पता नहीं ABCDEVI क्या क्या लिखना पड़ता था। ये तो गिनना हमने सिखाया लॉजिकल तरीके से 0 to 10। जो दशमलव वाला सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, वो तो हिंदुस्तान ने दिया। जीरो का तो इन्वेंशन हिंदुस्तान ने किया। वो हमारी जो बहुत लंबी परंपरा थी, उस परंपरा को हम भूल गए थे, उसको दबा दिया गया था। आज मोदी जी की सरकार फिर से वो कॉन्फिडेंस जागृत कर रही है देश में, जिस कॉन्फिडेंस से हम नए नई चीजों का निर्माण कर सके, आविष्कार कर सके, और दुनिया भर में जो हमारा सदियों से हमारा जो अधिकार है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पेपर है, आज से 400 साल पहले विश्व की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का था, दुनिया भर की समृद्धि का बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का था। उस परिस्थिति तक वापस देश को लेके आ सके, ये साथियों मोदी जी की सरकार का ध्येय है, उद्देश्य है, और इसमें मैं आप सबको शामिल होने का आमंत्रण करता हूं। इस जर्नी में शामिल होइए, आप भी ग्रो करिए, देश को भी ग्रो कराइए। धन्यवाद।